जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। पिछली क्लास में हमने शब्दों के वर्गीकरण, शब्द विचार हमने वहां से शुरू किया था, जिसमें हमने शब्द और उसका वर्गीकरण किया था अलग अलग आधारों पर। हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द, और विकारी शब्द में हमने देखा कि वे शब्द जो लिंग, वचन, काल या कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं वह हमारे विकारी शब्द कहलाए। जैसे लड़का, अगर इसका हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो लड़की हो जाएगा, बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो लड़के हो जाएगा। विकारी शब्द हमारे 4 प्रकार के हमने देखे हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिसमें से पहला हमारा पिछली क्लास में कंप्लीट हो चुका है, संज्ञा। तो पिछली क्लास में हमने संज्ञा और उसके जो 5 प्रकार के भेद हैं उनके बारे में हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया। वाक्य प्रयोग के माध्यम से हमने उसको समझने का प्रयास किया। इस क्लास में हम विकारी शब्द का जो नेक्स्ट प्रकार है, अगला प्रकार है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो विकारी शब्द का आज हम इस क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वह है उसका प्रकार अगला, सर्वनाम। यानी कि आज हम सर्वनाम के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सर्वनाम हमारे होते क्या है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखनी है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। देखो, अगर इन सर्वनाम की विशेषता की बात करें तो सर्वनाम पर्टिकुलर यहाँ पर जैसे कोई संज्ञा है, अब उस संज्ञा का नाम ना आकर या उस संज्ञा के स्थान पर उसके बदले में जिस शब्द का हम प्रयोग करेंगे वही हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की भाषा में या वाक्य में जरूरत क्यों पड़ती है, तो ध्यान रखना इनकी यह विशेषता हो जाएगी। यह जितने भी प्रकार के हमारे सर्वनाम होते हैं ये संज्ञा की पुनरावृत्ति, देखिए ये यहां पर इनकी विशेषता लिखेंगे हम। ये संज्ञा की पुनरावृत्ति यानी कि उसका रिपीटेशन, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्य को सौंदर्यपूर्ण बनाते हैं। ये क्या करते हैं, जो संज्ञा होती है, एक ही संज्ञा जब वाक्य में बार बार आती है तो उससे जो वर्ड होते हैं, उससे जो वाक्य होता है वो पूरा अटपटा सा लगता है, जैसे अभी हम प्रयोग करके देखेंगे। तो सर्वनाम हमारे, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि संज्ञा के स्थान पर आएंगे, उसके बदले में आएंगे। दूसरी बात, वाक्य में क्या करते हैं, तो वाक्य में आपको ध्यान रखना है जो संज्ञा होती है उसके रिपीटेशन को, यानी कि जब एक ही संज्ञा बार बार रिपीट होती है तो उसको रोकते हैं। उसको रोकने से क्या होता है, वाक्य का जो सौंदर्य होता है वो अपने आप बढ़ जाता है, निखर करके अलग आता है। जैसे अगर हम एक वाक्य प्रयोग करके देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे साथ लिखिएगा, एक वाक्य या एक पैराग्राफ हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे राम एक सज्जन व्यक्ति है, राम एक सज्जन व्यक्ति है। राम प्रतिदिन पूजा करता है, राम प्रतिदिन पूजा करता है। राम का भाई भी सज्जन पुरुष है। राम का भाई भी प्रतिदिन पूजा करता है। राम का भाई भी प्रतिदिन पूजा करता है। अब जैसे ही इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको लगेगा कि ये जो राम शब्द आ रहा है बार बार आ रहा है इस पैराग्राफ में। जैसे राम एक सज्जन व्यक्ति है, राम प्रतिदिन पूजा करता है, राम का भाई भी सज्जन पुरुष है, राम का भाई भी प्रतिदिन पूजा करता है। अब अगर मैं बार बार इस राम और उसके भाई को यहाँ पर रिपीट ना करके
इनके स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं उनका अगर हम प्रयोग करके देखें यहाँ पर, जैसे राम एक सज्जन व्यक्ति है। अब यहाँ पर देखिए इस पैराग्राफ में डिफरेंस क्या हो जाता है कि अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको प्रत्येक लाइन क्या लगेगी, अलग अलग लगेगी। जब हम इसमें सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो समझने वाले को भी काफी आसानी हो जाती है। जैसे राम एक सज्जन व्यक्ति है, राम प्रतिदिन पूजा करता है, तो यहाँ पर हम राम के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वह प्रतिदिन पूजा करता है। अब देखिए राम का भाई भी सज्जन पुरुष है, तो यहाँ पर हम इस राम का भाई है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, उसका भाई भी सज्जन पुरुष है, और इस पूरे के स्थान पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं वह भी प्रतिदिन पूजा करता है। अब आप इस पैराग्राफ को यहाँ पर पढ़ करके देखिए, ठीक है। राम एक सज्जन पुरुष है, वह प्रतिदिन पूजा करता है, उसका भाई भी सज्जन पुरुष है, वह भी प्रतिदिन पूजा करता है। तो जब आप एक बार पहले जब आप इस राम का या इस संज्ञा का बार बार रिपीट कर रहे थे, यहाँ पर इस संज्ञा को, एक ही शब्द को बार बार रिपीट कर रहे थे, तो यहाँ पर पढ़ने में भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रत्येक लाइन इसकी अलग अलग हो। जबकि हम कहना क्या चाह रहे हैं, जब हमने वहां पर सर्वनाम का प्रयोग किया, संज्ञा के कुछ स्थान पर जब हमने सर्वनाम का प्रयोग किया, तो यहाँ पर देखिए संज्ञा ने बार बार उस राम और उसके भाई के लिए आने वाले उन शब्दों को यहाँ पर रोका है। जैसे राम, तो यहाँ पर बार बार राम को रोका है। अब उनके स्थान पर हमने यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया है, इन शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे हमें यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ का यहाँ पर अर्थ समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो गई। तो कहने का अर्थ यही है कि वे शब्द जो किसके स्थान पर आते हैं, संज्ञा के स्थान पर आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए राम के स्थान पर क्या आया, वह आया, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। राम का भाई, तो यहाँ पर क्या आया, उस आया, तो यह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी राम के भाई के स्थान पर क्या, कौन सा शब्द हमने यूज किया, वह यूज किया, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, यह भी हमारा सर्वनाम हो जाएगा। तो यही आपको ध्यान रखना है, वे शब्द जो किसके स्थान पर आते हैं, संज्ञा के स्थान पर आते हैं, संज्ञा के बदले में आते हैं, वे हमारे कहलाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। साथ में ये क्या करते हैं, तो ध्यान रखना है, संज्ञा के रिपीटेशन को रोकने का कार्य करते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें सर्वनामों की संख्या की, ठीक है, सर्वनाम की अगर संख्या की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये वाला प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है कि सर्वनाम की संख्या कितनी मानी जाती है। तो देखिए सामान्यतः जो हमारे सर्वनाम होते हैं ना, ये हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं। सर्वनाम हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं, यानी कि जो हमारे मूल सर्वनाम होते हैं वो तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। आपको एग्जाम में आंसर भी अगर जनरली आपसे पूछे सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो आपको आंसर करके आना कितनी होती है, सर्वनामों की संख्या हमारी 11 होती है। चलिए, तो यहाँ पर आपको सर्वनाम काफी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्वनाम के भेद। देखिए सर्वनाम के भेद कितने होते हैं आपके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के जो भेद होते हैं या जो प्रकार होते हैं, ये अगर हम अलग अलग आधारों की बात करें, जैसे सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें अलग अलग आधार के अनुसार, तो रूप सबसे पहला आधार हमारा हो जाएगा रूप या उत्पत्ति। रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, या रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपको यहाँ पर आंसर करना है रूप या उत्पत्ति के आधार पर जो आपके सर्वनाम होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वही नेक्स्ट अगर प्रश्न आता आपका प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर या व्याकरण के आधार पर जो आपके सर्वनाम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना प्रयोग के आधार पर जो सर्वनाम होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार। यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाए। क्लियर। दोनों आपके अगर सिंपल सा भाई आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि सर्वनामों के जो भेद या प्रकार कितने हैं, तो सामान्यतः ही आपको आंसर करना है जनरली, या फिर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सामान्यतः अगर आपसे पूछता है सर्वनामों के भेद या प्रकार कितने हैं, तो ध्यान रखना आपको ऐसी कंडीशंस में आंसर क्या करना है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। लेकिन जैसे ही वह क्वेश्चन में एक आपको स्पेशली पूछे कि रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कितने होते हैं, तब आपको आंसर करना है रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कितने, 3 प्रकार के, अन्यथा आपको आंसर क्या करना है, 6 प्रकार के होते हैं। ये हो जाएंगे हमारे सर्वनामों के भेद। ये मैं प्रकार की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर संख्या की अगर बात करें तो संख्या इनकी कितनी हो जाती है, संख्या इनकी 11 हो जाएगी, और प्रकार इनके कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। रूप या उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार हो जाएंगे, 3 प्रकार हो जाएंगे। तो चलिए
सबसे पहला हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रकार हो जाएगा वह हमारा कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर रूप या उत्पत्ति के आधार पर। रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर पीछे चलना है हमें। यहाँ पर जो हमने 3 प्रकार लिखा है, इस 3 प्रकार को हटा करके आपको 2 प्रकार करने हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया था। तो सर्वनामों के जो प्रकार होते हैं ये कितने हो जाते हैं? हमारे 2 प्रकार हो जाते हैं, रूप या प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के हो जाएंगे। उन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि रूप या उत्पत्ति के आधार पर जो सर्वनाम होंगे हमारे कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। अब रूप या उत्पत्ति के आधार पर जो सर्वनाम है 2 प्रकार के हमारे कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखना, पहला हमारा होता है मूल सर्वनाम। एक हमारे कौन से सर्वनाम होते हैं? मूल सर्वनाम होते हैं। और दूसरे अगर इसके प्रकार की बात करें तो दूसरे हमारे हो जाते हैं यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे मूल सर्वनाम या मौलिक सर्वनाम भी इनको कहा जाता है। तो सबसे पहला प्रकार हो जाएगा रूप या प्रयोग के आधार पर मूल, या फिर इन्हीं को हम क्या कहेंगे? इन्हीं को हम एक और नाम दे सकते हैं, मौलिक सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है, इसकी परिभाषा लिखनी है। मूल सर्वनाम या मौलिक सर्वनाम आपके क्या कहलाते हैं? वे सर्वनाम। कौन से सर्वनाम? देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर मूल। मूल यानी कि जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य से, जैसे हमने मूल स्वर पढ़ा था वर्णमाला में, तो मूल स्वर हमारे कौन से थे? जिनकी उत्पत्ति किन्हीं अन्य से ना हुई हो, यानी कि स्वयं से हुई हो। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी आपकी वही हो जाएगी, वे सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनकी उत्पत्ति स्वयं से हुई, स्वयं से हुई हो। या फिर अथवा करके आप इसको एक और तरह से ऐसे याद रख सकते हैं, आसानी हो जाएगा आप लोगों के लिए। सर्वनाम की उत्पत्ति, ठीक है, हम यहां पर लिख सकते हैं सर्वनाम की उत्पत्ति जिस रूप में हुई हो, सर्वनाम की उत्पत्ति जिस रूप में हुई हो, उन्हें मूल या क्या कहा जाता है? उन्हें मूल या मौलिक सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम की उत्पत्ति जिस रूप में होती है उसी रूप को हम क्या कहते हैं? मूल या मौलिक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका प्रश्न बनता है वो प्रश्न क्या बनता है? नेक्स्ट प्रश्न बनता है मूल सर्वनाम या मौलिक सर्वनामों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है मूल सर्वनाम या मौलिक सर्वनामों की संख्या कितनी है आपकी? 11। कितनी हो जाएगी? 11। पहली बात तो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि वे सर्वनाम या सर्वनाम का वह रूप जिसमें उनकी उत्पत्ति हुई हो, वही हमारा उसका मूल रूप ही क्या कहलाएगा? मूल या मौलिक सर्वनाम। और ऐसे हमारे कितने सर्वनाम है? ऐसे हमारे 11 सर्वनाम है। अब ये जो हमारे 11 सर्वनाम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर वो 11 सर्वनाम आप लोग लिख लीजिएगा। 11 सर्वनाम हमारे कौन कौन से होते हैं? देखिए, मैं, तू, ठीक है, मैं, तू के अलावा यहाँ पर आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, और एक हो जाएगा आपका कुछ। ये टोटल आपके जो सर्वनाम होंगे कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। जैसे एक, ये आपका दूसरा, तू, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो ये जितने भी आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये सभी हमारे कौन सा सर्वनाम है? ये सभी हमारे मूल या मौलिक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, या ये सभी सर्वनाम का कौन सा रूप है? ये सभी सर्वनाम का मूल रूप है जिनमें जिस रूप में उनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है,
तो ये सभी हमारे 11 सर्वनाम कहलाते हैं। ये जो 11 आपको यहाँ पर, और किसके स्थान पर आएंगे, संज्ञा के स्थान पर आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मूल या मौलिक सर्वनाम के अलावा, तो फिर इनका एक और रूप आ जाता है, कौन सा, यौगिक रूप। ठीक है, तो दूसरे हमारे हो जाएंगे कौन से, दूसरे हमारे हो जाएंगे यौगिक सर्व, यौगिक सर्व। अब देखिए यौगिक सर्वनाम हमारे कौन से होते हैं, तो यहाँ पर इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। मूल सर्वनाम के साथ मूल सर्वनाम के साथ लिंग, वचन एवं लिंग, वचन एवं कारक के मूल सर्वनाम के साथ लिंग, वचन एवं कारक के जुड़ने से, कारक के जुड़ने से बनने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं, यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। बनने वाले सर्वनाम यौगिक सर्वनाम, चलिए यहां पर लिख लीजिएगा, कहलाते, यौगिक सर्वनाम कहलाते। ठीक है, अब देखिए जो आपके मूल सर्वनाम होंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर कुछ मूल सर्वनामों की बात करते हैं, जैसे देखिए आपका एक सर्वनाम हो गया कौन सा, में। ठीक है, एक आपका सर्वनाम में हो गया। एक हम ले लेते हैं कौन सा, तू हो गया। ठीक है, इसके अलावा वह या फिर जो। अब देखिए ये सभी आपके कौन से सर्वनाम है, ये सभी आपके मूल सर्वनाम, कौन से सर्वनाम हो जाएंगे, ये सभी आपके मूल सर्वनाम हो जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर इस मूल सर्वनाम इसके आगे ने कारक चिन्ह जोड़ देता हूँ, कौन सा, ने, तो ये परिवर्तित हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, मैंने। क्या बन जाएगा आपका, मैंने बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये मैंने बना तो ये इसका कौन सा रूप है, हालांकि ये भी कहलाएगा सर्वनाम ही, क्योंकि ये भी आपका किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर ही आएगा। तो ये जो इसका रूप बना ये आपका कौन सा सर्वनाम हो जाता है, यौगिक सर्वनाम हो जाता है, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा, कारक। और ये इन्हीं लिंग, वचन एवं कारक के अनुसार अपने आप को क्या करते रहते हैं, परिवर्तित करते रहते हैं, और यही इनका क्या कहलाता है, यौगिक रूप कहलाता है। जैसे इसके और भी हो सकते हैं, मैंने, मुझे, को कारक चिन्ह जोड़ेंगे क्या बन जाएगा आपका, मुझको। अगर यहाँ पर पुल्लिंग के लिए यहाँ पर यूज करेंगे क्या हो जाएगा, मेरा। इसी को स्त्रीलिंग के लिए यूज करेंगे क्या हो जाएगा, मेरी। इसी को बहुवचन के लिए यूज करेंगे क्या हो जाएगा, हम, या फिर हमारा, या फिर हमारी, या फिर हमें। तो ऐसे इनके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे इनके यौगिक। ऐसा नहीं है कि सर्वनाम मूल सर्वनाम तो आपके हैं कितने, 11 ही है, लेकिन उनके साथ लिंग, वचन एवं कारक अगर जुड़ जाते हैं तो उनके अनुसार वह परिवर्तित हो जाते हैं, और वह जो रूप होता है वही आपका क्या कहलाता है, ये सभी इस मूल सर्वनाम का यौगिक रूप, ये पूरा है इस मूल सर्वनाम का यौगिक रूप। जैसे तू हो गया, तो इस तू को हम और भी परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे इसके साथ ने कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो तूने, इसी के अनुसार ही तुझे, या फिर ये क्या हो जाएगा आपका, तुझको, तेरा, स्त्रीलिंग के लिए तेरी। ठीक है, यहां पर यह हो जाएगा आपका तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें आदि। तो ये सभी आपके कौन से सर्वनाम के यौगिक रूप हो जाएंगे, ये सभी आपके इस सर्वनाम के क्या हो जाएंगे, यौगिक रूप हो जाएंगे। जैसे वह है, तो वह के स्थान पर हम क्या यूज कर सकते हैं, उसे, उसको, उसने। ठीक है, ये हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें, उनका, उनकी आदि। ये सभी आपके कौन से हो जाएंगे,
ये सभी आपके सर्वनाम के यौगिक रूप हो जाएंगे। जैसे ये जो हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, जिसे, जिसको, जिसने, जिन्हें, जिनका, ठीक है, जिनकी या जिसका, जिसकी आदि। ये सभी सर्वनाम के कौन से रूप हो जाते हैं, यौगिक रूप हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हालांकि एग्जाम में देखिए ये आपके वाक्य शुद्धिकरण में काम आते हैं वैसे तो, हालांकि जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं वो प्रयोग के आधार पर ही और प्रैक्टिकली ही आपसे पूछे जाते हैं कि जो सर्वनाम होते हैं वो कितने होते हैं। तो पहला तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, रूप, उत्पत्ति या प्रयोग के आधार पर जो आपके सर्वनाम होते हैं कितने होते हैं, इनकी संख्या, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हमने जो 3 प्रकार लिखा था उसको हमने सही कर लिया है, करेक्शन कर लेना आपको। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मूल सर्वनाम होते हैं और यौगिक सर्वनाम आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पहले मूल सर्वनाम या मौलिक सर्वनाम, तो जिस रूप में उनकी उत्पत्ति हुई हो या उनका जो मूल रूप हो, उन्हीं सर्वनामों को हम किस नाम से जानते हैं, मूल सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ये सभी आपके जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, तो ये जितने आपके 11 सर्वनाम दिख रहे हैं ये सभी हमारे कौन से, मूल या मौलिक सर्वनाम है। और स्पेशली अगर आपसे ऐसे भी पूछ ले कि सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो हमें आंसर करना है कितनी है, 11, क्योंकि इन्हीं 11 सर्वनामों को हम मूल या मौलिक सर्वनाम मानते हैं। बाकी तो ये सभी इनके क्या हो जाते हैं, यौगिक रूप हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ने कारक चिन्ह जुड़ा तो मे का क्या बन गया, मैंने बन गया। को जुड़ा तो को मुझको बन गया। इसी को हमने पुल्लिंग के अनुसार प्रयुक्त किया तो मेरा, स्त्रीलिंग के लिए यूज किया तो मेरी। इस तरह से ये सभी आपके परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो रूप होते हैं सर्वनामों के, ये आपके कहलाते हैं कौन से रूप, यौगिक रूप कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें दूसरा, तो देखिए ये आपके हो गए। इसके अलावा अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं किसके आधार पर, प्रयोग के आधार। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर हेडिंग डाल देनी है, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम आपके कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनामों के कितने भेद होते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, प्रयोग के आधार पर जो सर्वनाम होते हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। इनके कितने भेद होते हैं, आपके 6 भेद होते हैं। अब इसकी यहाँ पर हम एक ट्रिक लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, 6 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। पुरुष के निज संबंध, पुरुष के निज संबंध निश्चित या अनिश्चित होते हैं। देखिए पुरुष के जो निज संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं, निश्चित या अनिश्चित होते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूर्ण विराम के स्थान पर आपको क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्या लगा देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह का यहाँ पर आपको प्रयोग करना। देखिए पहला इसका जो प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, नाम से ही आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा ये आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा यहां से निकल करके आएगा और ये आपका हो जाएगा कौन सा, निजवाचक। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा ये आपका, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तीसरे की अगर बात करें तो ये आपका यहाँ पर सीधा सीधा कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक। कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पर, ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। चौथे अगर हम बात करें तो यहाँ पर निश्चित, यानी कि हम इसको कह सकते हैं क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा निकल जाएगा इसका अगला प्रकार यहाँ पर, निश्चयवाचक सर्वनाम। और पांचवा जो इसका प्रकार है ये सेम ऐसा का ऐसा ही आपको लिख लेना है, कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर, कौन सा हो जाएगा आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट ये जो है आपका, ये क्वेश्चन मार्क से आपको ध्यान रख लेना है कौन सा है, सभी समझ गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बेसिकली यह सामान्यतः या प्रयोग के आधार पर या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सर्वनाम आपके इंपॉर्टेंट होते हैं वो यही, इनके 6 भेद, यही आपके 6 प्रकार के सर्वनाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हमें काफी अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से पढ़ने की जरूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किस आधार पर, सबसे पहले हम बात करते हैं रूप या प्रयोग के आधार पर। अभी हमने देखा कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार, रूप या उत्पत्ति के आधार पर तो आपके 2 प्रकार के होते हैं, बाकी प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। कितने भेद होते हैं,
6 भेद होते हैं। कौन कौन से? ये वाले। तो इनमें से सबसे पहला भेद हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा हो जाएगा? सबसे पहला भेद आपका हो जाएगा पुरुषवाचक। कौन सा सर्वनाम पढ़ने वाले हम? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में यहाँ पर नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं वो समझते हैं पुरुष के स्थान पर आते, नहीं पुरुष ही नहीं, स्त्री के स्थान पर भी। तो देखिए इसकी परिभाषा लिखिए सबसे पहले तो, वे सर्वनाम लिखिए यह शब्द। चलिए, हालांकि होते ये शब्द ही है आपके जो किसके स्थान पर आ जाते हैं? संज्ञा के स्थान पर आ जाते हैं, लेकिन हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर शब्द ना लिख करके आप सीधा लिखिए सर्वनाम। वे सर्वनाम जो स्त्री या पुरुष, वे सर्वनाम जो स्त्री या पुरुष, इसको पुरुष लिखना है, वे सर्वनाम जो स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर आते, स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर आते हैं, क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते। ठीक है, तो वे शब्द जो किसके नाम के स्थान पर आएंगे? किसी स्त्री या पुरुष का नाम ना करके उनके स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होगा वही हमारे क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर हम यहाँ पर बात करें प्रकार की, तो ध्यान रखना है कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। आपके कितने प्रकार के हो जाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम आपके हो जाएंगे कितने प्रकार के? 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आपका होता है उत्तम पुरुष। कौन सा हो जाएगा आपका? सबसे पहला आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष। दूसरे प्रकार की अगर बात करें तो दूसरा आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष। कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुष। तीसरे अगर प्रकार की बात करें तो तीसरा आपका इसका कौन सा हो जाता है? अन्य पुरुष हो जाता है। कौन सा हो जाता है? अन्य पुरुष। तो ये 3 प्रकार के आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और एक और कौन सा हो जाएगा आपका? अन्य पुरुष। ठीक है, अब देखिए इनकी ट्रिक में आपको यहाँ पर या कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उत्तम पुरुष जो होता है हमेशा ये ध्यान रखना, ये आपका बोलने वाला होता है। कौन सा होता है आपका? बोलने वाला। ठीक है, ये आपका कौन सा होता है? ये आपका सुनने वाला। कौन सा होता है? सुनने वाला। और ये आपका होता है अन्य, यानी कि तीसरा व्यक्ति। अन्य यानी कि तीसरा व्यक्ति, जिसके बारे में बोलने वाला और सुनने वाला दोनों मिलकर के बात करें। ठीक है, अब आते हैं हम फिर से बोलने वाला। अब जैसे देखिए यहाँ पर बोल यानी कि वक्ता के लिए जो प्रयोग होते हैं, वक्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वो कहलाते हैं आपके कौन से सर्वनाम? उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तो मैं मेरे लिए किस वर्ड का यूज करूंगा या किस सर्वनाम का प्रयोग करूंगा? तो मैं मेरे लिए किस सर्वनाम का प्रयोग करूंगा? मैं। किस सर्वनाम का यहाँ पर प्रयोग करूंगा? मैं सर्वनाम का प्रयोग करूंगा। ठीक है, अब इसके साथ में जितने भी इसके यौगिक रूप हैं, जैसे मेरा, मेरी, हम, हमारा या हमारी आदि, ये सभी किस में आ जाएंगे? ये सभी आपके उत्तम पुरुष में आ जाते हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूं और आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो आपके लिए या आपके नाम के स्थान पर, जैसे मान लो यहाँ पर मेरा नाम हरीश है, अब मैं हरीश ना लिख करके मैं मेरे लिए किसका यूज किस शब्द का प्रयोग कर सकता हूँ? मैं का। और ये इसके जो जितने भी हैं यौगिक रूप, इनका क्लियर। सुनने वाला है, जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोगों के लिए हम यहाँ पर कौन सा सर्वनाम प्रयोग में ला सकते हैं? एक तो तू ला सकते हैं और एक कौन सा ला सकते हैं? आप ला सकते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा तू हो जाएगा और दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हमारा हो जाता है आप। अब देखिए इसमें अगर इसके यौगिक रूप की बात करें तो वह भी इसमें आ जाएंगे, जैसे तुम, तुम्हारा, आपका, आपकी,
आदि, ये सभी किस में आ जाएंगे, ये सभी आ जाते हैं मध्यम पुरुष। और जब बोलने वाला और सुनने वाला यानी कि हम दोनों मिलकर के किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे मेरा नाम राम है, आपका नाम श्याम है, और एक कोई थर्ड पर्सन है मोहन, तो राम में बोलने वाला, श्याम आप सुनने वाले, हम दोनों किसके बारे में, मोहन के बारे में बात करें, तो मोहन के लिए हम यह वह इसका यूज कर सकते हैं, यह वह। तो अन्य पुरुष में जो सर्वनाम आता है वो कौन सा आ जाता है आपका, यह और वह। साथ में जो भी इसके यौगिक रूप होते हैं, जो भी इसके यौगिक रूप होते हैं वो किस में आ जाते हैं, अन्य पुरुष में ही आ जाते हैं। कौन कौन से यौगिक रूप होते हैं, जैसे ये, वे, इनका, उनका आदि, ऐसे बहुत सारे इनके जो यौगिक रूप होते हैं वो थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। क्लियर। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, अब देखिए, अब हम एक एक करके वाक्य प्रयोग करके यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि वाक्य प्रयोग के माध्यम से ही आपको यहाँ पर समझने में आसानी होगी और काफी अच्छे से आप एग्जाम में इसको जो है करके आ सकते हैं, काफी अच्छे से आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ सकते हैं। 3 सर्वनाम पुरुषवाचक, कितने, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। सिंपल सी भाषा में समझाता हूं। बोलने वाला स्वयं के लिए जिस शब्द का, अपने स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करता है वह कहलाता है आपका उत्तम पुरुष। सामने वाले के लिए जिस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं वह कहलाता है मध्यम पुरुष। आमने सामने वाला मिलकर के किसी तीसरे व्यक्ति या थर्ड पर्सन के बारे में बात करेगा तो वह कहलाएगा हमारा कौन सा, अन्य पुरुष। क्लियर। अब देखिए वाक्य प्रयोग करके हम समझते हैं। यहाँ पर हम वाक्य प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। वाक्य प्रयोग, देखिए 3 अलग अलग वाक्य लेते हैं। 3 वाक्य मैं आपका यहाँ पर एक साथ लिख देता हूं। मैं कल घर जाऊं। चलिए एक वाक्य आपका हो गया, मैं कल घर जाऊं। एक मैंने यहाँ पर लिखा, तुमसे यह नहीं हो पाए। एक हमने लिखा कौन सा, तुमसे यह नहीं हो पाए। एक हम लिखते हैं, ठीक है, तीसरा हम लिखते हैं यहाँ पर, वह बहुत, चलिए उसको सही से लिखना, वह बहुत अच्छा व्यक्ति। देखिए अब अगर तीनों वाक्यों में मैं आपसे रेखांकित करके ये पूछ लेता हूं, तीनों वाक्यों में रेखांकित करके बताइए, यहां पर पहली बात तो पहले वाक्य में सर्वनाम कौन सा शब्द है। तो देखिए मेरे स्थान पर मैंने यहां पर किसका यूज किया, मैं का। मैं बोलने वाला यानी कि मैं मेरे लिए प्रयुक्त कर रहा हूं, वक्ता अपने लिए प्रयुक्त कर रहा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष। कौन सा हो जाएगा, उत्तम पुरुष। आप दूसरे वाक्य में तुमसे, कौन सा, तुमसे। अब यहां पर देखिए ये श्रोता के लिए यानी कि आपके लिए, सामने वाले के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो उसके स्थान पर तो ये आप आ जाएगा कौन सा, ये हमारा हो जाता है मध्यम पुरुष। कौन सा हो जाएगा, ये हमारा मध्यम पुरुष। हम दोनों मिलकर किसी थर्ड के बारे में, जैसे वह बहुत अच्छा व्यक्ति है, वह, अब वह ना तो आप हो ना मैं हूं, वह यानी कि तीसरा व्यक्ति, ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका आ जाता है कौन से पुरुष में, अन्य पुरुष। कौन से पुरुष में, अन्य पुरुष। तो पहली चीज तो आपको यहाँ पर नोटिस क्या करनी है, पहली चीज तो आपको ये नोटिस करनी है कि मैं क्या किसी एक इंसान के नाम पर, किसी इंसान के नाम के स्थान पर आया, तुम क्या किसी इंसान के नाम के स्थान पर आया, वह क्या किसी स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर आया। तो ये तीनों किसी न किसी इंसान, किसी न किसी प्राणी, किसी न किसी स्त्री या पुरुष के नाम पर आए हैं। तो जब किसी स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर जब इस तरह से सर्वनाम आते वही हमारे पुरुषवाचक कहलाते हैं। स्वयं के लिए जिस सर्वनाम का होगा, ठीक है, बोलने वाले के वक्ता के लिए वह आपका उत्तम पुरुष कहलाएगा, सुनने वाले के श्रोता के लिए वह आपका, सामने वाले के लिए मध्यम पुरुष कहलाएगा। जब दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे वह आपका क्या कहलाएगा, वह आपका अन्य पुरुष में आएगा। तो ये आपके हो जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगले हमारे हो जाएंगे, पुरुषवाचक के बाद अगला हम प्रयोग करने वाले हैं, ये पढ़ने वाले कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक सर्वनाम हमारे होते क्या हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ। निजवाचक, निज यानी कि स्वयं, तो वे सर्वनाम जो, देखिए नाम से ही क्लियर है, वे सर्वनाम जो स्वयं के लिए, किसके लिए, स्वयं के स्थान पर नहीं, स्वयं के लिए, स्वयं के स्थान पर तो फिर वो आपके पुरुषवाचक में आ जाएगा, उत्तम पुरुष में। तो वे सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते, उन्हें हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम, उनको हम कहते। क्लियर। तो देखिए अब स्वयं के लिए हम कौन कौन से शब्द का यूज करेंगे यहाँ पर। स्वयं के लिए पहली बात तो ध्यान रखना, एक शब्द का यूज करेंगे, जैसे आप। अब देखिए ये आप आपका मध्यम पुरुष वाला नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये आप आपका मध्यम पुरुष वाला नहीं है। ये आप अब ये या तो स्वयं के स्थान पर प्रयुक्त होगा, या खुद के स्थान पर प्रयुक्त होगा, या स्वतः के स्थान पर प्रयुक्त होगा। किसके स्थान पर प्रयुक्त होगा, ये तीन जो वर्ड होते हैं स्वयं के लिए यूज होते हैं, तो इनके स्थान पर इसका यूज होगा, या फिर इनको जहां पर भी आप होगा वहां पर आप ये रख करके देख लेंगे, अगर ये फिट बैठता है तो आपका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। जैसे इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं, अपना, अपने, अपनी, ठीक है। तो ये ऐसे आदि, ऐसे आपके जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं, आपके निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए वाक्य प्रयोग के माध्यम से हम यहाँ पर समझते हैं, वाक्य प्रयोग के माध्यम से हम इसको समझते हैं। पहला वाक्य लिखते हैं हम, मोहन ने अपना मकान बेच दिया। मोहन ने अपना मकान बेच दिया। चलो कुछ और वाक्य हम यहां पर लिख लेते हैं, दो तीन वाक्य एक साथ लिख लेते हैं। मधु अपने मामा के घर गई। यह कार्य में आप ही कर लूंगा। यह कार्य में आप ही कर लूंगा। देखिए अब इसमें अगर बात की जाए, जैसे मोहन ने किसका मकान बेच दिया भाई, अपना। किसका, अपना। तो स्वयं के लिए किस वर्ड का यूज हुआ, अपना। किसका हुआ, अपना। तो ये आपका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, ये आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे मधु अपने मामा के घर गई, या फिर चलो इसको मैं छुपा लेता हूँ, यहाँ पर पूछता हूँ मधु मामा के घर गई, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बोला मधु अपने मामा के घर गई, तो उसने अपने लिए किस वर्ड का यूज किया यहाँ पर, अपने। अब आप ये मत कहना कि ये संज्ञा के स्थान पर आए हैं, संज्ञा यहाँ पर मोहन खुद संज्ञा यहाँ पर है, और इसके लिए जिस सर्वनाम का प्रयुक्त हुआ स्वयं के लिए, वही हमारा क्या कहलाया, निजवाचक। या जैसे मैं यह कार्य में आप ही कर लूंगा, तो देखिए इस आप के स्थान पर आप ये भी लिख सकते हैं, यह कार्य में खुद ही कर लूंगा, स्वतः कर लूंगा, स्वयं ही कर लूंगा, तब भी वाक्य आपका क्या रहेगा, फिट रहेगा, वाक्य आपका सही रहेगा। और इस आप के स्थान पर ये जो वर्ड होंगे ये क्या बैठ जाएंगे, एकदम फिट बैठ जाएंगे। तो यह वाला आप जो होगा आपका, ये कौन सा होगा आपका, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम आपका क्लियर है, क्या होता है निजवाचक सर्वनाम, जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, स्वयं के स्थान पर नहीं बोल रहा हूं मैं, वे सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे मोहन ने अपने लिए यहाँ पर अपना वर्ड का यूज किया, मधु, या यह कार मेरी है, ठीक है। मधु अपने मामा के घर गई, ठीक है। तो मधु अपने मामा के घर गई, यहाँ पर ये जो अपना है ये क्या हो जाएगा आपका,
उस मधु के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, तो यहाँ पर आप स्वयं खुद को भी रख कर देख लीजिए। अगर वह फिट बैठता है तो आपका सर्वनाम क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए, ये हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के बाद अगला हम जो बात करने वाले हैं वह हो जाएगा आपका कौन सा? तीसरा प्रकार इसका। तीसरा इसका कौन सा प्रकार है? निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड कौन सा हो जाएगा आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा आपको लिखनी है। किसी प्राणी, वस्तु या पदार्थ की निश्चित, कौन सी मात्रा? निश्चित। किसी प्राणी, वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध कराने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते। क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते। ठीक है, ये आपको लिख लेना है, निश्चयवाचक सर्वनाम एक कहलाते हैं। देखिए कौन कौन से होंगे अब ऐसे आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो ध्यान रखना, निश्चयवाचक सर्वनाम में आपके दो ही सर्वनाम आते, जैसे यह और वह, ये आपके आ जाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। हमें समझना है किस माध्यम से? वाक्य प्रयोग के माध्यम से। जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, तो वाक्य प्रयोग के माध्यम से वाक्य लिखते हैं हम यहाँ पर कुछ। यह कार, एक मिनट, कार मनोज की है। पुस्तक मुझे दे दो। लड़का बहुत मेहनत करता है। अब इसमें देखिए, इसमें अगर मैं एक वर्ड यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, कार मनोज की है, तो क्या आपको यहाँ पर कहीं पर भी निश्चितता का बोध हो रहा है? बहुत सारी कारें हैं, कौन सी? कार मनोज की। लेकिन अगर मैं उसके क्षेत्र को यहाँ पर सीमित कर देता हूँ, ये बोल देता हूँ कि यह कार मनोज की है, तो इस यह शब्द ने यहाँ पर क्या किया? इस यह शब्द ने आपका यहाँ पर निश्चितता का बोध कराया। किसका बोध कराया? निश्चितता का बोध कराया। तो ये जो सर्वनाम होगा ये कौन सा हो जाएगा? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। या फिर जैसे पुस्तक मुझे दे दो, तो यहाँ पर आपका फिक्स नहीं है, डिसाइड नहीं है ना। अब अगर यहाँ पर हम ये लिख देते वह पुस्तक मुझे दे दो, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी निश्चितता का बोध हो जाता है कि मैं उस पुस्तक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो वह शब्द है आपका, ये भी आपका निश्चितता का बोध करा रहा है इस पुस्तक की। ये क्या हो जाएगा? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर लड़का बहुत मेहनत करता है, तो यहाँ पर क्लियर नहीं हुए आपको कि कौन सा लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये बोल देता हूँ कि वह लड़का बहुत मेहनत करता है, तो उस लड़के की निश्चितता का यहाँ पर बोध करा दिया कि वह लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो ये जो वह शब्द है यहाँ पर, इससे निश्चितता का बोध हुआ। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये आपके जो दो है, कौन से? एक यह और वह, ये दोनों आपके कौन से सर्वनाम कहलाएंगे? ये दोनों आपके निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद अगला अगर हम बात करें, तो चौथा जो टाइप आ जाता है आपका, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये सेम उसका उल्टा हो जाएगा। इसकी परिभाषा आप लोग खुद लिख सकते हैं। वे शब्द जो
किसी प्राणी, वस्तु या पदार्थ की अनिश्चितता का, पदार्थ की अनिश्चितता का बोध कराते। क्या कहलाते हैं वह कहलाते हैं हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पूरा इसको लिख लेना, ठीक है। कौन कौन से होते हैं अब हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताइए। जैसे कोई, कुछ, ये हमारे कौन से सर्वनाम हो जाएंगे? ये दोनों हमारे हो जाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए वाक्य प्रयोग के माध्यम से हम इसको समझते हैं। वाक्य प्रयोग, 2-3 वाक्य लिखते हैं यहां पर हम। द्वार पर कोई खड़ा है, द्वार पर कोई खड़ा है। या फिर कुछ कार्य हुआ है और कुछ शेष यानी कि बचा। एक और लिखते हैं हम, सड़क किनारे कुछ गाय हैं, सड़क किनारे, एक मिनट, कुछ गायें खड़ी। ठीक, चलिए 3 वाक्य के माध्यम से हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो आप खुद समझ गए होंगे, जैसे द्वार पर कोई खड़ा है, ये उसकी अनिश्चितता का बोध करा रहा है। वहां पर ये निश्चित नहीं है कि द्वार पर वह खड़ा है, या यहाँ पर कहीं पर भी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। कोई खड़ा है यानी कि कोई भी हो सकता है। कुछ कार्य हुआ है और कुछ शेष है। कुछ यानी कि यहाँ पर उसकी मात्रा क्या निश्चित है कि कितना कार्य हुआ है? नहीं है। कुछ कार्य हुआ है और कुछ बचा हुआ है। तो ये जो कुछ शब्द है ये भी अनिश्चितता का बोध करा रहा है। तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा। सड़क किनारे कुछ गाय खड़ी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी गायों की संख्या के बारे में बताया गया। सड़क किनारे 10 गायें खड़ी थी, 50 गायें खड़ी थी, 20 गायें खड़ी थी। अगर ऐसा होता तो उसकी निश्चितता का बोध हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका उसकी अनिश्चितता बता रहा है, यानी कि सड़क किनारे कुछ गायें खड़ी थी। कुछ यानी कि उसकी निश्चितता का यहाँ पर कहीं भी पता नहीं है कि कितनी गायें खड़ी थी। तो कोई, कुछ, ये जिस वाक्य में आ जाते हैं वह अनिश्चितता का बोध कराते हैं, और वे सर्वनाम हमारे क्या कहलाते हैं? वे हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर? चलिए इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो अगला टाइप आपका कौन सा आ जाता है, अगला भेद कौन सा आ जाता है सर्वनाम का? वह हो जाएगा आपका संबंधवाचक। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम की। तो संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर देखिए, पहली बात तो ये क्या करेंगे, ये आपके संबंध बताने का कार्य करेंगे। क्या करेंगे? संबंध बताने का कार्य करेंगे। तो आप लिख सकते हैं दो शब्दों या दो वाक्यों के मध्य संबंध, दो शब्दों या दो वाक्यों के मध्य संबंध बताने वाले शब्द, संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? आपके संबंधवाचक सर्वनाम। कौन से सर्वनाम कहलाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं अब संबंधवाचक सर्वनाम आपके? जैसे जो और सो। ठीक है, साथ में इनका यौगिक रूप। यौगिक रूप क्या हो सकता है? जिसका, उसका, जिसकी, उसकी, जिन्होंने, उन्होंने, ये सभी इनके यौगिक रूप। तो ये हमारे हो जाएंगे कौन से? संबंधवाचक
सर्वनाम हो जाएंगे। वाक्य प्रयोग करके देखते हैं हम, और वाक्य प्रयोग के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। वाक्य प्रयोग से काफी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। और एग्जाम में भी आपका ऐसे ही पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? जैसे देखिए, जो सोएगा सो होएगा। ठीक है, जो सोएगा सो होएगा। या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। या फिर जैसे देखिए, वह लड़का जिसका यह बैग है वह कल नहीं आएगा, वह कल नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कौन सोएगा और कौन खोएगा, तो जो सोएगा सो खोएगा। ठीक है, ये संज्ञा के स्थान पर ही आ रहे हैं, कोई भी यहाँ पर प्राणी हो सकता है। जो सोएगा सो खोएगा, तो ये जो और सो, इस सोने और खोने के मध्य क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे। तो ये आपके कौन से सर्वनाम हो जाएंगे? संबंधवाचक। जिसकी लाठी उसकी भैंस, किसकी लाठी किसकी भैंस, तो यहाँ पर देखिए लाठी और भैंस में यहाँ पर संबंध बताया किसने? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखिए, किसी ने किसी की तो होगी ना, किसी ने किसी प्राणी की होगी। ठीक है, तो ये किसके स्थान पर आए? ये आपके आए प्राणी के स्थान पर। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इन दोनों के मध्य क्या बताया? संबंध बताया। संज्ञा के स्थान पर ही आए और इन दोनों के मध्य क्या बताया? संबंध बताया, इन दोनों संज्ञाओं के मध्य। तो ये आपके हो जाएंगे कौन से सर्वनाम? ये आपके हो जाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। या वह लड़का जिसका यह बैग है, तो यहाँ पर जो वर्ड आया कौन सा? जिसका, किसका? वह लड़का जिसका यह बैग है, तो उस लड़के और बैग के मध्य संबंध बताया है किसने? जिसका ने। तो ये आपका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा संबंधवाचक। यहाँ पर किसके बारे में बता रहे हैं? बैग के बारे में। किसके बारे में? बैग के बारे में। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये जो जहां पर भी ये वर्ड आपको दे, वह आपके कौन सा सर्वनाम हो जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। बाकी का आखिरी और अंतिम तो आप सभी जानते ही हैं, कौन सा हो जाएगा? लास्ट वाला प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा आपका? लास्ट वाला हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम आपके कौन से होते हैं? ठीक है, तो वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का बोध कराते हैं, वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का बोध कराते हैं, उन्हें ही हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे कौन कौन से थे हमारे? जैसे क्या, कौन, कौन कौन से थे हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम? क्या और कौन। ठीक है, इसके अलावा इनके बाकी के रूप भी आ जाते हैं, जैसे कब हो गया, कैसा हो गया, ये भी इसमें आ जाते हैं। अब चलिए वाक्य प्रयोग के माध्यम से हम समझते हैं। तो वे सारे शब्द जो क्या करते हैं? प्रश्न पूछने का बोध कराते हैं, वैसे भी हमारे क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए, तुम्हारे घर कौन आया है? मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। तुम कितने दिनों से कहाँ थे? तुम इतने दिनों से कहाँ थे? तुम्हारी परीक्षा कब है?
ठीक है, चलिए इसी के माध्यम से हम समझते हैं। तो सबसे पहला वाक्य, तुम्हारे घर कौन आया है, कौन आया है, कोई ना कोई तो आया है, यानी कि कोई ना कोई संज्ञा ही तो आएगी। तो संज्ञा के लिए को प्रश्न किसने पूछा, कौन के माध्यम से, किस माध्यम से, कौन। तो ये हमारा कौन सा सर्वनाम, ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम इतने दिनों से कहाँ थे, तुम, तो तुम्हारे लिए ही तो मैं पूछ रहा हूं कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे। ठीक है, तो किसके माध्यम से, कहाँ के माध्यम से, और तुम्हारे लिए पूछ रहा हूं यानी कि संज्ञा के लिए ही आ रहा है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तुम्हारी परीक्षा कब है, तो देखिए यहाँ पर परीक्षा के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा, परीक्षा के बारे में, किससे, कब से, तुम्हारी परीक्षा कब है। तो ये आपके कौन से सर्वनाम हो जाएंगे, ये सभी आपके हो जाएंगे कौन से, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। कौन से सर्वनाम हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। चलिए ये क्लियर है। तो एक बार मैं रिपीट करा देता हूं, उसके बाद हम वाक्य प्रयोग करके देखेंगे और वाक्य प्रयोग के माध्यम से इसको हम देखेंगे। हम चलिए, तो ये हो जाएंगे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम, जो स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर आएंगे। स्त्री या पुरुष में भी जो स्वयं के लिए आते हैं वो उत्तम पुरुष, ठीक है, जो सामने वाले के लिए आते हैं वो मध्यम पुरुष, दोनों मिलकर के किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, या थर्ड पर्सन के लिए जो आते हैं वह कौन से हो जाएंगे, आपके अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, ये वाक्य प्रयोग करके हमने यहाँ पर देखा निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम आपके कौन से हो जाते हैं, जो निश्चितता का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं, निश्चितता का बोध कराते हैं। वही नेक्स्ट अगर हम देखें अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो आपका किसका बोध कराएं, अनिश्चितता का बोध कराते हैं, वो आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। कौन कौन से, जैसे कोई, कुछ आदि। ये आपके हो जाएंगे संबंधवाचक, जो दो संज्ञाओं के मध्य क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं, वह आपके संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। साथ में प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जो संज्ञा के लिए प्रश्न पूछने का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द हमारे संज्ञावाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर इनका क्या करते हैं, अभ्यास के माध्यम से हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो अभ्यास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालिएगा अभ्यास। सर्वनाम का हम यहाँ पर एक वाक्य में अभ्यास करके और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह से हम यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कुछ वाक्य में यहाँ पर लिख रहा हूं। आप इतने दिनों से कहाँ थे, आप इतने दिनों से कहाँ थे। मैं अपना कार्य आपसे नहीं कराऊंगा, मैं अपना कार्य आपसे नहीं कराऊंगा। मैं एक मिनट, यहाँ पर ये जो है ना इसको थोड़ा सही करो, लग ही रहा। चलिए तीन वाक्यों के माध्यम से हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वाक्य, आप इतने दिनों से कहाँ थे। तो इसमें देखिए आप, एक आया आ, क्या आया, आ, यानी कि आपकी बात हो रही है यहाँ पर। तो ये आपका पुरुषवाचक हो जाएगा। और कौन सा पुरुषवाचक हो जाएगा, तो आपकी बात हो रही है यानी कि कौन सा, मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष सर्वनाम इसमें, मध्यम पुरुष हो, पुरुषवाचक।
इतने दिनों से कहाँ थे, प्रश्न पूछने का बोध हुआ, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक। क्लियर। मैं अपना कार्य आपसे नहीं कराऊंगा, तो देखिए एक तो मैं किसके लिए, मेरे लिए, किसके स्थान पर, मेरे स्थान पर, तो मैं आपका कौन सा हो जाएगा, और पुरुषवाचक मेरे स्थान पर आया तो, और पुरुषवाचक में भी कौन सा, उत्तम पुरुष, कौन सा हो जाएगा भैया आपका, ये हो जाएगा बेटा आपका उत्तम पुरुष। मैं अपना कार्य, किसका कार्य, अपना कार्य यानी कि स्वयं का कार्य, तो स्वयं के लिए कौन सा, निजवाचक, कौन सा, निजवाचक। आपसे, आपसे यानी कि आप, सामने वाले, तो ये आपका पुरुषवाचक, और कौन सा पुरुषवाचक, तो बेटा ये हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष, कौन सा, मध्यम पुरुष। तो देखिए ये अलग अलग प्रकार के सर्वनाम हो। इसी तरह से इसमें मैं यानी कि फिर स्वयं के लिए पुरुषवाचक, और कौन सा पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, कौन सा पुरुष, उत्तम। किसका कार्य, अपना स्वयं का कार्य, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका निजवाचक। क्या हो जाएगा, निजवाचक। आप ही कर लूंगा, आप ही यानी कि स्वयं, कौन कर लूंगा, स्वयं, खुद ही, तो खुद के लिए, तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, ये भी आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, ये भी आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। इसके अलावा कुछ और वाक्य प्रयोग करके हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए, वह लड़का ईमानदार है, वह लड़का ईमानदार है। ठीक है, एक वाक्य ये। चल, वह कल नहीं आएगा, वह कल नहीं आए। चल, एक वाक्य आपका ये हो। एक और, हम कुछ भूल रहे हैं, हम कुछ भूल रहे हैं। चलिए बेटा, अब पहले वाक्य में यहां पर प्रश्न ये है, वह कौन सा सर्वनाम है। दूसरे वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। तीसरे वाक्य में हम कौन सा सर्वनाम है। तीसरे वाक्य में कुछ कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बताना, इसका आपको आंसर बताना। तो देखिए, वह लड़का ईमानदार है। कौन, लड़का, लड़का क्या है, संज्ञा, और संज्ञा के लिए आया कौन सा, वह। संज्ञा के स्थान पर आया क्या, नहीं, उसके लिए आया, संज्ञा के साथ आया, संज्ञा के साथ आया। ठीक है, तो ये आपका उस लड़के की निश्चितता का बोध करा रहा है कि वह लड़का ईमानदार। कैसे पहचानोगे, संज्ञा के तुरंत पहले अगर यह वह शब्द आता है तो वह हमेशा हमेशा निश्चितता का बोध कराता हो संज्ञा की, और वह कहलाता आपका क्या, वह कहलाता आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन संज्ञा ना आकर के उसके स्थान पर अगर यह वह आता है, जैसे यहाँ पर, तो ये तो देखिए पहला तो आपका हो जाएगा कौन सा, पहला आपका हो जाएगा निश्चयवाचक। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा, अब देखिए संज्ञा के पहले अगर यह वह आता है तो ये क्या कराता है, निश्चितता का बोध कराता है, और कौन सा सर्वनाम कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। लेकिन संज्ञा ना आकर के उसके स्थान पर अगर यह वह आता है, तब फिर ये आपका कौन सा सर्वनाम, ये संज्ञा के स्थान पर आया पुरुषवाचक सर्वनाम वह, यानी कि किसी न किसी व्यक्ति की, किसी न किसी पुरुष की हम यहाँ पर बात करें, और किसकी, वह यानी कि थर्ड पर्सन की, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा आपका अन्य पुरुष। क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, हम कुछ भूल रहे हैं, हम में कौन आ रहा है, मैं भी आ रहा हूं, हम में कौन आ रहा है, मैं भी आ रहा हूं, यानी कि अब ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा, ये आपका उत्तम पुरुष। क्लियर। क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। कुछ भूल रहे हैं, क्या यहाँ पर निश्चित है कि क्या भूल रहे हैं, नहीं है,
तो ऐसी कंडीशंस में ये जो कुछ है आपका, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर है? तो इस तरह से वाक्य में आपको रेखांकित करके पूछ लेगा। जैसे मैं, वह, इस तरह से वाक्य दे दिया, पूछा वह बताइए कौन सा सर्वनाम है, 4 आपको ऑप्शन मिल गए, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, या फिर आपसे पूछ लिया निश्चयवाचक। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, निश्चितता का बहुत करार है। और पहली बात, दूसरी बात, पहचानने का तरीका दोनों में कैसा रहेगा, दोनों में ऐसे रहेगा कि ये आपका हमेशा और हमेशा, ये आपका हमेशा और हमेशा किसके पहले आएगा, संज्ञा के पहले आएगा। और यहाँ पर संज्ञा नहीं आएगी, संज्ञा के स्थान पर यह आएगा, तो फिर ये आपका पुरुषवाचक हो जाएगा। इसी तरह से ये जो आप वाला मैटर है मैंने आपको समझा दिया बेटा। यहाँ पर देखिए आप, यानी कि मैं आपके बारे में बात कर रहा था, तो कौन सा, पुरुषवाचक और अन्य पुरुष, सॉरी मध्यम पुरुष। और यहाँ पर ये जो आप है ये स्वयं के लिए, अपने लिए युक्त हो रहा है, यानी कि ये कार्य मैं स्वयं कर लूंगा, खुद कर लूंगा, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, निजवाचक। कौन सा हो जाएगा, निजवाचक। तो चलिए इस वीडियो में हमने, इस क्लास में हमने सर्वनाम के बारे में डिस्कस किया, जितने भी प्रकार के उनके भेद हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर बात की, उनकी संख्या के बारे में बात की। संख्या इनकी 11 होती है। रूप या उत्पत्ति के आधार पर संख्या, सॉरी प्रकार इनके कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। मौलिक सर्वनाम 11 होते हैं, बाकी इनके साथ जोड़ करके लिंग वचन कारक जोड़ करके उनके अनुसार परिवर्तित होने वाले यौगिक सर्वनाम। सामान्यतः या फिर प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिनकी संख्या फिर वही कितनी हो जाएगी, आपकी 11 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको बिल्कुल कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। काफी अच्छे से कॉन्सेप्टिव तरीके से वाक्य प्रयोग करके हमने इसको समझा। तो चलिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।